सतलुज 1995 पंजाब, जहां एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। ये एक मूवी नहीं है, बल्कि ये एक स्टोरी है, एक जेनोसाइड की, एक मैसेगर की और एक इंडिपेंडेंट इंडिया में सिख होलोकॉस्ट की। ये मूवी पंजाब पुलिस के सिस्टम में कुछ ऐसे लोगों की कहानी को दिखाती है जिन्होंने चंद पैसे और सीने पे मेडल सजाने के नाम पर फेक इनकाउंटर्स किए और मासूम लोगों को लापता बोलकर जला दिया और उन्हें मार दिया। सतलुज मूवी का पहले नाम गल्लू घोरा रखा गया था। पंजाबी लैंग्वेज में इसका मतलब मैसेगर होता है, यानी कत्लेआम। 1746 में छोटा गल्लू घारा हुआ था जिसमें मुगल दौर में पंजाब के बेगुनाह लोगों को मारा गया था। इसके बाद 1762 में अहमद शाह अब्दाली के दौर में बड़ा गल्लू घारा हुआ था जिसमें सिखों की नस्लकुशी की गई थी। मगर ये मूवी तीसरे गल्लू घारा, तीसरे मैसेगर की कहानी बताती है, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। इस मूवी को 3 साल तक रिलीज ही नहीं होने दिया और जब ये मूवी OTT पे आई तो 2 दिन के अंदर ही इसे बैन कर दिया गया कि मूवी डिलीट हो सकती है। ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ Z5 ਤੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਐਨੀਹਾउ दिलजीत दोसांझ ने इस मूवी में जसवंत सिंह खालरा का रोल निभाया है, जो कि एक जुगनू था जिसने अंधेरे को चैलेंज किया। उस वक्त भी इनकी आवाज़ को दबाया गया और आज जब इन पर मूवी बनाई गई तो आज दोबारा इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। मगर आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में जो इसे इतना दबाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि इसे बैन तक किया गया। 3 बार इस मूवी का नेम चेंज किया गया। पहले इस मूवी का नाम गल्लू घोरा था, मगर बाद में इसका नाम चेंज करके पंजाब 95 किया गया, जो कि वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। उसके बाद इसका नाम सतलुज करके इसे फिर रिलीज किया गया। ये मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, मगर फिल्म बोर्ड ने इसमें कुछ चेंजिंग करने की बात की, जैसे कि लोकेशंस के नेम चेंज कर दो, कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर दो, इवन इसे पूरी तरह से एक फिक्शन स्टोरी के तौर पे प्रेजेंट करो। भाई, जब ये है ही एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड मूवी तो इसे फिक्शन मूवी कैसे डिक्लेयर किया जा सकता था? 1-2 कट्स की तो बात लॉजिकली समझ में आती है, लेकिन इस मूवी के लिए 127 कट्स की डिमांड की गई, यानी कि उस मूवी में से उसकी रूह ही निकालने की बात की जा रही थी। इंडिया जहां पे धुरंधर जैसी मूवी सुपर हिट साबित होती हैं, जिसमें यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26/11 के अटैक्स लियारी कराची से कंट्रोल किए गए थे, और इंडिया में मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसका लॉजिक भी धुरंधर मूवी से हमें पता चल रहा है। केरला स्टोरी हम देखते हैं, उसमें नंबर्स को कैसे एग्जैजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। और इसी तरह कश्मीर फाइल जैसी मूवीज भी अगर इंडिया में रिलीज हो सकती हैं और उन्हें कोई इशू नहीं होता है, तो फिर इस मूवी में ऐसा क्या इशू था? जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उन्होंने सारी बातों को प्रूव किया था अपनी लाइफ में। उसके बाद जब उनका फेक इनकाउंटर किया गया तो इंडियन कोर्ट्स ने ही उन्हें जस्टिस भी दिलाया और उनका फेक इनकाउंटर करने वाले 6 एहलकारों को उम्र कैद सजा भी इंडियन कोर्ट से ही हुई थी। आज भी पंजाब के वो लोग जिन्होंने 80s और 90s का दौर देखा है, बंदा इस बात की गवाही दे सकता है कि ये वाकयात एक बात सच है। जसवंत सिंह खालरा एक आम सिटीजन थे जो बैंक में एज ए डायरेक्टर काम करते थे। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के दोस्त गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। जब उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की तो उन्हें पता चला उनके उन दोस्तों को लापता डिक्लेयर करके शमशान घाट में जला दिया गया है। ये जो लोग लापता हो रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो पुलिस फेक इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। शमशान घाट में मरने वाले लोगों का नेम, लापता होने वालों का नेम और इनकाउंटर्स हो जाने वालों का नेम, सबके नेम, पते और फैमिलीज वगैरह सब सेम थी। जसवंत सिंह खालरा को अपनी म्यूनिसिपल कमेटी के रेकॉर्ड से आइडिया हुआ कि ये जो इजाफी लकड़ियां मंगवाई जा रही हैं, ये उन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को जलाने के लिए मंगाई जा रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया कि अपने दोस्तों को, अपने पंजाब को इस अंधेरे से निकालेंगे। कानून नाल मखौल किया गया है, एक कौम नाल मखौल किया गया है ते उन्हां लोकां नाल मखौल किया गया है
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट ही मंगते सी। जसवंत सिंह खालरा दिन ब दिन कोशिशें कर रहे थे, मगर पंजाब पुलिस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जसवंत सिंह खालरा को कनाडा बुलाया और फिर उन्होंने इंटरनेशनली अपने लोगों की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद की। एक दीपक ने सिर चुकया, उसने कहा कि मैं हनेरे नू चैलेंज करदा। तब पंजाब पुलिस के उन लोगों पर ये प्रेशर आया। अब उन्हें यह वाज़ेह हो चुका था कि उनका यह खूनी खेल ज़्यादा देर नहीं चल सकता है। दरअसल पुलिस ये सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पुलिस को फ्री हैंड दे रखा था। वो ये शो कर रहे थे कि वो मिलिटेंट्स को मार रहे हैं, मगर असल में वो निशाना आम लोगों को भी बना रहे थे। मिलिटेंट्स के नाम पर इनामात ले रहे थे, प्रमोशंस हो रही थी, मगर उसका निशाना आम पंजाबी सिटीजन बन रहा था। 10 साल ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਵਧੀਆ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣਗੇ। अब ऐसा नहीं है कि सारी पंजाब पुलिस ही इस खेल का हिस्सा बनी हुई थी। कुछ पंजाब पुलिस के एहलकार इसके खिलाफ भी थे। वो अगर उन करप्ट लोगों के खिलाफ जाते तो पुलिस वाले उन्हें भी उसका निशाना बनाते। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे थे जो नौजवानों के साथ खेल खेलते, अगर पिस्टल मेरे राइट हैंड पे आ गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई तो तब तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੌਜੇ ਰੱਖ ਜਾਏ, ਉੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਪੰਬਾ ਕੋ 80 90 ਪੂਰਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। क्योंकि जसवंत सिंह खालरा अब उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके थे। उन लोगों को ये वाज़ेह था कि आज नहीं तो कल उन्हें भी बेनकाब कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने जसवंत सिंह खालरा को उनके घर से ही अगवा कर लिया और बाद में फेक इनकाउंटर में जान से मार दिया। इसी चीज़ पर CBI की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें CBI ने बाद में यह प्रूफ किया, इंडियन कोर्ट से ही प्रूफ किया कि उन्हें बेकसूर मारा गया था। मगर आखिर ऐसी वजह क्या बनी थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया था कि मिलिटेंट्स को मारो और कुछ भी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो हमें पंजाब की हिस्ट्री को समझना होगा। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी खालिस्तान। मैं सभी काल कीता ही मैं डाकू हां, फिरका परस्त भी हां, आतंकवादी भी हां। आज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब चले मले है। Prime Minister Indira Gandhi is no more. जब 90s 40s में मुस्लिम लीग ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पर पाकिस्तान की डिमांड की, तो अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने आज़ाद पंजाब या फिर सिखों के लिए एक खालसा राज खालिस्तान की डिमांड की। मगर उस टाइम ये प्रॉब्लम थी कि सिख किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में मेजॉरिटी में नहीं थे। 90s 50s और 1960 में पंजाब सूबा मूवमेंट भी बहुत जोरों पर थी। इसी डिमांड को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1966 में पंजाब की रिलीजन बेसिस पे तो नहीं मगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन जरूर कर दी। मगर यहाँ पर एक काम जरूर किया गया कि पंजाब और हरियाणा का शेयर्ड कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसे दिल्ली डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। मगर फिर एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंद्रावाले की। जरनैल सिंह शुरू में एक रिलीजियस प्रीचर थे, मगर बाद में उन्होंने जाके आनंदपुर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करती है। जरनैल सिंह भिंद्रावाले और उनके सपोर्टर्स डायरेक्ट खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। 1984 में जरनैल सिंह भिंद्रावाले और उनके सपोर्टर्स ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया और उसे अपना किला बना लिया। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, मगर ऑपरेशन ब्लू स्टार में आर्मी और टैंक्स यूज हुए थे, इसमें गोल्डन टेम्पल बुरी तरह से तबाह हुआ और हजारों बेकसूर लोग भी मारे गए, जिसकी वजह से सिख सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अक्टूबर 84 में इंदिरा गांधी के अपने सिख सोल्जर्स ने उन्हें जान से मार दिया। इसके बाद हुआ ये कि पूरे कंट्री में स्पेशली दिल्ली और पंजाब रीजन में सिख रॉयट्स भड़क उठे। इसके बाद हुआ ये कि एक आम सिख को भी एक खालिस्तानी की नज़र से देखा जाने लगा और हालात को कंट्रोल में करने के लिए आसाम से एक सुपर कॉप को पंजाब बुलाया गया। उसका नाम था KPS गिल। सुपर कॉप तो इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में थे। पंजाब की ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उसमें बेकसूर लोग ज़्यादा मारे जा रहे थे और उस टाइम के इन्हीं हालात को ये मूवी सतलुज बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। दरअसल बात यह है कि जो भी हम बात करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमने हमेशा इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना, मगर ग्राउंड पर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये मूवी
लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताती है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 143 में से 86 है और वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 143 में से 130 पे है। इससे साबित ये हो जाता है कि चाहे हमारे कंट्री जितनी भी डेवलपमेंट कर लें और आज भी हमारा जस्टिस सिस्टम दुनिया के रैंकिंग में इतने कम नंबर पर आता है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच की और प्रेस फ्रीडम की तो 2026 में पाकिस्तान की 180 में से 153 रैंकिंग थी और इंडिया की 180 में से 157, जबकि 2025 में इंडिया की रैंकिंग 151 थी। इसका मतलब यह है कि कंडीशन वक्त के साथ बेहतर होने के बजाय इस एक साल में इंडिया 6 दर्जे नीचे गिर चुका है। एक तरफ इंडिया में प्रोपेगेंडा मूवीज बन रही हैं, दूसरी तरफ अगर कोई मूवी ट्रू इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है तो उसे बैन किया जा रहा है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं। पाकिस्तान के हालात भी हमारे सामने हैं। बैन करने की रीजन सिर्फ यही थी कि आज के लोग सवाल ना उठाएं, मगर ये मूवीज और भी सवाल पैदा करती है। एक आम इंसान के जहन में सवाल जरूर आता है और आना चाहिए कि पंजाब में उस दौर में ऐसा हो रहा था जब वहाँ पे कियोस था और टाड़ा जैसे कानून थे, पुलिस को फ्री हैंड था, मगर आज के टाइम का क्या? ऐसे कानून आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आज भी लागू किया जाता है, जिसमें आप बगैर वारंट के किसी भी सिटीजन को गिरफ्तार कर सकते हैं और शक की बुनियाद पर आप उसे शूट भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे ऐसे हालात थे तो क्या आज ऐसे हालात नहीं होंगे? ये बात याद रखें कि जहाँ पर क्योस या प्रॉब्लम होती हैं जिस रीजन में, वहाँ पर कुछ इस तरह के करप्टेड लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता।